नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए। इसमें बहुत ही आपके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने जा रहा हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिसे हम बिल्कुल सेफ़ एक घर की दवाई समझते थे कि उसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। मैं उन साइड इफ़ेक्ट्स के रीज़न्स भी बताऊँगा, तो इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, अदरवाइज़ आप बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस करेंगे। तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पैरासीटामोल के बारे में। पैरासीटामोल को केमिकली एसेटामिनोफेन बोलते हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन वाली ये दवाई है। हर घर में, आपके भी घर में मुझे कमेंट करके बताना कि घर में कितनी गोलियाँ आपके पड़ी हुई हैं। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं तो सिरप की 1-2 बोतल्स जो है पैरासीटामोल की, क्रोसिन की, कैलपोल की आपके पास ज़रूर मिलेगी। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपके घर में कितनी गोलियां पड़ी रहती हैं और आपने पिछले एक हफ्ते में कितनी पैरासीटामोल की गोली खाई है, और वो 500 मिलीग्राम की खाई है या 650 मिलीग्राम की खाई है। तो ये सब आप शेयर कीजिए सो दैट हमारा एक डायलॉग जो है आपको बोरियत भी नहीं करेगा। बोर नहीं होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में और भी यूज़फुल वीडियोस मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाने की। मुझे बहुत से व्हाट्सएप मैसेजेस आए, फ़ोन कॉल्स आए जो मैंने प्रीव्यू लोड किया था। इवन कई डॉक्टर फ्रेंड्स के कॉल आए कि ये सब आप क्या बोल रहे हैं, कि कैसे हम फिर और क्या अल्टरनेटिव्स हैं, वो सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो लेट अस स्टार्ट कि पैरासीटामोल जो है, जो हम सबसे जो सेफ दवाई समझते हैं, यूएस में आज की डेट में नंबर 1 लीवर ट्रांसप्लांट का कारण है और दुनिया में नंबर 2 रीज़न है लीवर ट्रांसप्लांट का। और वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाली मेडिसिन है और सबसे ज़्यादा मिसयूज़ होने वाली मेडिसिन भी पैरासीटामोल ही है। सबसे बड़ा रीज़न इसका यही है कि ये नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन का मतलब है कि आप बिना डॉक्टर के पर्चे के किसी भी दुकान पे, इवन मैंने देखा है कि यहाँ तो अपने इंडिया में तो इवन किराना स्टोर्स पे मिल जाता है पैरासीटामोल, तो केमिस्ट स्टोर्स की तो बात ही अलग है। तो इजीली अवेलेबल है, एक्सेस बहुत इजी है पैरासीटामोल के लिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा मिसयूज़ होने वाली मेडिसिन है। तो ये जो फैक्ट है कि ये लीवर ट्रांसप्लांट का नंबर 1 कारण यूएस में है और नंबर 2 कारण वर्ल्ड वाइड है, ये एक स्टार्टलिंग फैक्ट था। मेरे लिए भी एक स्टार्टलिंग फैक्ट था कुछ दिन पहले। तो फिर मैंने और ज़्यादा स्टडी किया, रिसर्च किया, उसमें पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी को बहुत डिटेल में स्टडी किया। तो इसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स थे वो सारे मैंने एनलिस्ट किए हैं अपनी डायरी में, पूरा ये वो किया है मैंने। तो जो पैरासीटामोल का जो टॉक्सिसिटी है, नॉर्मली इट इज़ रिगार्डेड एज अ वेरी सेफ मेडिसिन, नो डाउट सेफ है, सेफ रहेगी, सेफ थी, लेकिन इसके मिसयूज़ ने इसे टॉक्सिक बना दिया है। मिसयूज़ ने टॉक्सिक बना दिया है। पैरासीटामोल की जो लीथल डोज है वो बहुत ज़्यादा है। 10 ग्राम अगर कोई पैरासीटामोल खा लेगा तभी उसका लीवर फेल हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी, 10 से 12 ग्राम। तो 500 मिलीग्राम बहुत कम डोज है, तो फिर इतना हाई तौबा किस लिए? आप पूछेंगे मेरे से कि इतना फिर क्यों आप हाइप कर रहे हैं कि टॉक्सिसिटी पैरासीटामोल की। तो जब तक आप वीडियो के एंड तक, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि वीडियो के एंड तक बने रहें, आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है। जो रूटीन डोज होती है पैरासीटामोल की वो 24 घंटे में 2 ग्राम के आसपास, 2000 मिलीग्राम हम दे सकते हैं। और मैक्सिमम परमिसिबल डोज, जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, गुडमैन गिलमैन है फार्माकोलॉजी की, उसमें भी क्लियर कट लिखा हुआ है डेली मैक्सिमम परमिसिबल डोज इज़ 4 ग्राम्स। 4 ग्राम से ज़्यादा डेली यूज़ में पैरासीटामोल नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। किसी भी 24 आवर पीरियड में 4 ग्राम से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट द टॉक्सिसिटी ऑफ पैरासीटामोल। अब हम आते हैं आज की डेट के यूजेस की।
कुछ साल पहले तक पैरासीटामोल का 500 मिलीग्राम का जो डोज था वही सब देते थे, लेकिन बीच में क्या सरकमस्टांसेस हुए, या तो डेंगू की वजह से या फिर और कुछ वायरल फीवर्स की वजह से बुखार का ज़्यादा मतलब 104 105 फीवर हो जाता था, तो सबने सोचा कि 650 मिलीग्राम, फार्मा इंडस्ट्री ने भी 650 मिलीग्राम की फॉर्मुलेशन आज की डेट में ज़्यादातर कंपनी की 650 मिलीग्राम की पैरासीटामोल आपको ज़्यादा मिल जाएगी, 500 मिलीग्राम की कम मिलेगी। तो अगर हम पैरासीटामोल के फार्माकोकाइनेटिक्स देखें तो इसकी जो हाफ लाइफ है वो 2 घंटे है। 2 घंटे में आपकी बॉडी इसके आधा डोज निकाल देगी। तो इसका जो एक्शन है, पीरियड ऑफ एक्शन है, इट इज़ वेरी शॉर्ट, 4 to 6 आवर्स। इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं एवरी 4 आवर्स यू कैन टेक पैरासीटामोल। तो अगर हम 650 मिलीग्राम की एवरी 4 आवर्स लेते हैं तो देखिए कितनी डोज हो गई। एवरी 4 आवर्स जो है इट कम्स आउट टू बी 4 ग्राम्स। उसकी 3 डोज ही 2 ग्राम हो जाती हैं। अगर आप 3 डोज लेते हैं पैरासीटामोल की 650 की तो वो 2 ग्राम तो वैसे ही हो गई, 1950 मिलीग्राम हो गई। तो अब बुखार बीच में आता है तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे? 4 ग्राम मैक्सिमम परमिसिबल डोज है, और अगर बुखार आपको 5-6 दिन चल गया तो टॉक्सिसिटी हो ही जाएगी। पैरासीटामोल मिसयूज़ के लिए हम कुछ कारणों को यहाँ पहले डिस्कस करना चाहेंगे कि कोई भी आप किसी से बात करते हैं, किसी रिलेटिव से बात करते हैं, किसी फ्रेंड से बात करते हैं, उससे बात करते हैं कि जी थोड़ा फीवर हो रहा है, तो छूटते ही वो बोलता है कि जी पैरासीटामोल ले लो। तो अच्छा, कई डॉक्टर से भी बोलोगे वो भी यही छूटते ही बोलेंगे जी पैरासीटामोल ले लो। आप पूछते हैं कितनी देर में एक गोली ले सकते हैं? एज़ यूजुअल बुक्स में लिखा हुआ है हर 4 घंटे में ले सकते हैं, क्योंकि हाफ लाइफ 2 घंटे है। तो उसका असर मेंटेन करने के लिए अगर फीवर है तो एवरी 4 आवर्स यू कैन टेक पैरासीटामोल। अब सिर्फ बुखार के लिए अगर हो इसका यूज़ तब तो समझ में आता है, टॉक्सिसिटी इतनी नहीं होगी, क्योंकि साल में कितने दिन बुखार आएगा आपको? तो साल में आपने 10, 12, 15 गोली खा भी ली, उससे आपके लीवर के ऊपर कोई असर नहीं होगा। अब फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है कि अब मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा छोटा सा, कि सपोज़ आपकी एज 40 इयर्स है। 40 इयर्स के एज में एक पेशेंट एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाता है। तो मेरे ऑर्थोपेडिक सर्जन जो कोलीग्स देख रहे हो वो प्लीज़ बुरा ना माने, आपके उसमें नहीं है, लेकिन एक रूटीन में जो होता है प्रैक्टिकली वो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो 40 इयर्स की एज में एक पेशेंट थोड़े से नी पेन के लिए एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करने जाता है। तो वहाँ पे वो जो भी एक्सरे करते हैं या जो भी वो टेस्ट करते हैं वो देखते हैं कि अभी अर्ली ऑनसेट है और ऑस्टियोआर्थराइटिस का। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ वो सोचते हैं कि पेन किलर क्या देना है, तो सिंपल जो है ही सेज कि ओके जब थोड़ा पेन हो तो पैरासीटामोल की एक गोली ले लीजिए। तो पेशेंट खुश होकर के घर आ जाता है। एक दिन थोड़ा दर्द हुआ, पैरासीटामोल की गोली खाई, रिलीफ मिला, ऑल सेट। अब वो पेशेंट ये रियलाइज़ करना भूल जाता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक प्रोग्रेसिव बीमारी है। ये बीमारी दिन पर दिन बढ़ेगी, पेन बढ़ेगा। तो पहले जो है सपोज़ महीने में उसने 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के एक पैरासीटामोल की गोली खाई, ओके पेन ठीक हुआ, ठीक है। 2-3 दिन के बाद ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे उसे डेली पैरासीटामोल खानी पड़ रही है। पेन जब हुआ वो खा लेता है, उसके बाद वो पैरासीटामोल की जो है डेली की आदत हो गई। अब उसके बाद वो 2 खानी शुरू करता है, 3 खानी शुरू करता है, 4 खानी शुरू करता है। तो यहाँ से जो है जो क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी हम बोलते हैं इकट्ठी होती जाती है टॉक्सिसिटी, डोज बढ़ती जाती है, लीवर के ऊपर उसका असर होता जाता है। अब लीवर के ऊपर इसका असर क्यों होता है? क्योंकि ये जो पैरासीटामोल है हमारी बॉडी से लीवर निकालता है इसको मेटाबोलाइज करके, इसलिए लीवर अपनी हेल्थ की कॉस्ट पे इस पैरासीटामोल को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। तो उसमें क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी होती चली जाती है और इसके कारण जो है लीवर हमारा प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होता है। इंडिया में अभी पिछले 2-4-5 साल से मैं देख रहा हूँ कि रूटीन अल्ट्रासाउंड पे फैटी लीवर की जो ऑब्जर्वेशन है
इवन ग्रेड 2 ग्रेड 3 नॉन अल्कोहलिक, कोई अल्कोहल कंजम्पशन की हिस्ट्री नहीं है, दारू नहीं पीता है पेशेंट, लेडीज़ जेंट्स बच्चे सब। एक रूटीन अल्ट्रासाउंड में मैं देख रहा हूँ कि कई अप टू द एक्सटेंट ऑफ 40 to 50% अल्ट्रासाउंड्स में फैटी लीवर देखने को मिल रहा है। अल्कोहल कंजम्पशन की कोई हिस्ट्री नहीं है। यस, पैरासीटामोल कंजम्पशन की हिस्ट्री है। हाई डोज पैरासीटामोल कंजम्पशन इज द रीज़न। ये जो रूटीन फैटी लीवर का जो वो है, हालांकि मैं कंक्लूसिव एविडेंस नहीं दे रहा हूँ, इसके ऊपर स्टडीज़ की ज़रूरत है। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च साइंटिस्ट को या जो रिसर्च सेंटर्स में डॉक्टर्स हैं उनको इस पे स्टडी करनी चाहिए ज़रूर, क्योंकि आज हम अगर इसे नेग्लेक्ट करते हैं तो कल को ये यूएस की तरह से हमारे लिए बहुत भयंकर समस्या बन जाएगी। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का वैसे भी इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज पे नहीं है, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। ये एक एपिडेमिक प्रोपोर्शंस में जो है ये फैल सकता है अगर टाइम रहते हम इसे नहीं कंट्रोल करेंगे। अब सॉल्यूशंस क्या है इसके? सबसे पहली चीज़, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने एम्स की जो गाइडलाइंस हैं कोविड ट्रीटमेंट की वो शेयर की थी, आपसे डिस्कस किया था। उसमें एम्स की गाइडलाइंस में एसओपी में भी पैरासीटामोल 650 का कहीं जिक्र नहीं है। दे हैव रिकमेंडेड पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम। तो 500 मिलीग्राम एवरी 4 आवर्स भी देते हैं आप, तो वो करीब करीब 2 से 3 ग्राम के बीच में ही रह जाएगा, वो 4 ग्राम तक नहीं पहुंचेगा। यहाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि पैरासीटामोल सिर्फ डोजेस की समस्या नहीं है कि 500 मिलीग्राम और 650 मिलीग्राम। ड्यू टू इग्नोरेंस, sheer ignorance, we are consuming more and more of paracetamol। कैसे? जितने भी डिकंजेस्टेंट टैबलेट्स आती है, नेजल डिकंजेस्टेंट्स हैं, कफ एंड कोल्ड रेमेडीज़ हैं, जितनी भी कंबाइंड फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस में आते हैं उनमें पैरासीटामोल होता है। एंटी एलर्जिक पेन किलर्स के साथ साथ पैरासीटामोल होता है उसमें, चाहे वो 325 मिलीग्राम हो चाहे 500 मिलीग्राम हो, बट पैरासीटामोल इज़ वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ दोज मेडिसिन्स, जितने भी कोल्ड एंड फ्लू के लिए मेडिसिन आ रही हैं। और उसके ऊपर से आप पैरासीटामोल और खा लेते हैं बुखार में, तो देखिए डोज कितनी हो गई। और वो भी 650 मिलीग्राम खा लेते हैं आप, 325 मिलीग्राम उसमें या 650 मिलीग्राम इसमें खा लिया तो कितना डोज हो गया। और वो भी कोल्ड एंड फ्लू की मेडिसिन भी आप 3 बार खा रहे हैं, पैरासीटामोल भी आप हर 4 घंटे में खा रहे हैं, तो आपके लीवर का क्या होगा। तो जितनी भी आप देखिए, जितने भी कोल्ड एंड फ्लू की जितने भी प्रिपरेशंस हैं उन सब में पैरासीटामोल होता है। तो अगर आप वो खा रहे हैं तो उसके साथ पैरासीटामोल लेने में थोड़ा सा सावधानी बरतें, अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए, डोज एडजस्ट करवाइए, या कोई और अल्टरनेटिव है तो वो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पैरासीटामोल अगर टॉक्सिक है तो उसका अल्टरनेटिव क्या है। पैरासीटामोल एक ऐसे ग्रुप को बिलोंग करता है जिसे हम NSAID बोलते हैं, नसेड, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो इसमें और भी बहुत सी मेडिसिन्स हैं, हर एक की एक कोई लिमिटेशंस हैं, क्योंकि टॉक्सिक तो सभी हैं, सभी नसेड से गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है, अल्सर एक साइड इफ़ेक्ट है ही सभी नसेड्स का, और हिपेटोटॉक्सिक भी हैं, इवन किडनी के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं नसेड्स। तो सेल्फ मेडिकेशन तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। पैरासीटामोल एक अवेलेबल है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में पैरासीटामोल जो है नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, अवेलेबल विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। तो अब जो सबसे पहली मेडिसिन जो आती है जो इसके अल्टरनेटिव में है वो है निमेसुलाइड। निमेसुलाइड बहुत ही वाइडली यूज्ड मेडिसिन रही है। सेफ्टी उसमें भी थोड़े से कंसर्न आए, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ ने निमेसुलाइड को बैन किया, और इंडिया में भी बहुत से मिथ्स हैं कि निमेसुलाइड बैन है। तो मैंने इसका चेक किया पूरा
कंट्रोलिंग उसके जो गैजेट वगैरह सब कुछ देखा मैंने। इन इंडिया निमेसुलाइड इज़ बैंड फॉर चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स। 12 साल के कम बच्चों के लिए निमेसुलाइड बैन है इंडिया में, उसके आगे बड़ों के लिए बैन नहीं है। तो निमेसुलाइड काफ़ी सेफ़ है। इसका हम हेमोरेजिक फीवर्स में जैसे कि डेंगू वगैरह में भी यूज़ सेफली कर सकते हैं, क्योंकि निमेसुलाइड का प्लेटलेट फंक्शन पे कोई असर नहीं होता है। हिपैटोटॉक्सिसिटी है तो हिपैटोटॉक्सिसिटी तो पैरासीटामोल की भी है, उसकी डोज एक्सीड अगर नहीं करेंगे, विद इन सेफ लिमिट्स अगर हम चलेंगे, तो निमेसुलाइड इज ऑल्सो अ सेफ अल्टरनेटिव टू पैरासीटामोल। देन डिक्लोफिनेक, डिक्लोफिनेक इंजेक्शन फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में सेफ माना जाता है। इसका जो है एनिमल्स में यूज़ बैन है डिक्लोफिनेक का, वेटरनरी प्रैक्टिस में बैन है, बिकॉज ऐसा कुछ स्टडीज़ ने वो किया था, फाइंड आउट किया था कि जो वल्चर्स हैं, जो गिद्ध हैं, उनके लुप्त होने के पीछे ओवर यूज ऑफ डिक्लोफिनेक इन एनिमल्स, वेटरनरी प्रैक्टिस, फीवर पेन के लिए वेटरनरी प्रैक्टिस में डिक्लोफिनेक का ज़्यादा यूज़ होने पे जो है गिद्धों का विलुप्त होने के, उनके एक्सटिंक्ट होने का कगार पर आने का एक कारण बताया जाता है। लेकिन ह्यूमंस में डिक्लोफिनेक काफ़ी सेफ पाया गया है, और आज की डेट में डिक्लोफिनेक पोटाशियम, जिसका कि गैस्ट्रिक साइड इफ़ेक्ट्स भी कम है और बायो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन अच्छा है डिक्लोफिनेक पोटाशियम का एज़ कम्पेयर टू डिक्लोफिनेक सोडियम। और ये डिक्लोफिनेक पोटाशियम जो है पैरासीटामोल के साथ कॉम्बिनेशन में भी अवेलेबल है। इवन निमेसुलाइड भी पैरासीटामोल के साथ कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है, अकेली भी अवेलेबल है, माउथ डिजोल्विंग फॉर्म में भी अवेलेबल है निमेसुलाइड, जो कि क्विक रिलीफ करती है पेन में। माउथ डिजोल्विंग का मतलब है आपको उसे पानी के साथ निगलने की जरूरत नहीं है। तो डिक्लोफिनेक पोटाशियम एक अल्टरनेटिव है। देन एसेक्लोफिनेक, एसेक्लोफिनेक का एक और बेनिफिट ये है कि ये लॉन्ग एक्टिंग है, 100 मिलीग्राम की टैबलेट। ये भी जो है पैरासीटामोल के साथ प्लस मसल रिलैक्सेंट्स के साथ और एंटी इन्फ्लामेटरी सेरोपेप्टिडेज के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, एसेक्लोफिनेक। दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड। देन पायरोक्सिकैम, ये भी काफ़ी अंडर यूटिलाइज्ड मेडिसिन है। पायरोक्सिकैम 20 मिलीग्राम की डिस्पर्सिबल टैबलेट भी आती है, इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। तो इसका भी मैंने काफ़ी अपने 25 साल की प्रैक्टिस में मैंने देखा है इन मेडिसिन का। मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं अभी तक सामने आया इनका, प्रोवाइडेड आप बिल्कुल यूजुअल डोजेज में लो। गैस्ट्रिक इरिटेशन सभी नसेट्स का है, अगर थोड़ा ओवरडोज होगा तो गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकता है, तो उसके लिए हम जो है जो यूजुअल पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल वगैरह या रेंटेक, फेमोटिडिन, ये सब यूज़ कर सकते हैं। डाइजिन को मैं इसलिए नहीं रिकमेंड करूँगा एंटासिड को, क्योंकि उसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, एंड एल्युमिनियम जो है उसको आप आज की डेट में आप बर्तन भी यूज़ नहीं करना चाहते एल्युमिनियम के, तो आप एल्युमिनियम को मेडिसिन में कंज्यूम करना वो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। देन एक अंडर यूटिलाइज्ड मेडिसिन है मेफेनेमिक एसिड, मेफ्टल के नाम से आती है, बहुत कंपनियों की आती है। निमेसुलाइड जब से बैन हुई है तो पीडियाट्रिक प्रैक्टिस में मेफेनेमिक एसिड का बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त यूज़ हो रहा है। जितने भी पीडियाट्रिक एज ग्रुप के सिरप्स मिलेंगे आपको, उसमें मेफेनेमिक एसिड एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट मिलेगा। फीवर के लिए बच्चों के लिए या तो प्लेन पैरासीटामोल आती है, पैरासीटामोल प्लस मेफेनेमिक एसिड आता है, मेफेनेमिक एसिड प्लेन आता है, या एसेक्लोफिनेक विद पैरासीटामोल आता है। तो ये जब बच्चों में सेफ है, मेफ्टल का जो मेफेनेमिक एसिड का एक ही साइड इफेक्ट है एलर्जिक रिएक्शंस, और वो भी मैंने अपने 25 साल के जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने एक पेशेंट के देखा है एलर्जिक रिएक्शन मेफेनेमिक एसिड का। अदरवाइज इट्स ऑल्सो सेफ, एंड जो मेफेनेमिक एसिड है इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन कॉम्बिनेशन विद पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल की डोज को अंडर लिमिट रखने के लिए, I mean 2 ग्राम से नीचे रखने के लिए हम इन मेडिसिन्स का यूज़ कर सकते हैं, दो नॉट एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ पैरासीटामोल बट टू हेल्प पैरासीटामोल टू कंट्रोल द फीवर इन अ व्हाट यू कैन से कंट्रोल डोजेस, जैसे कि 2 ग्राम से ज़्यादा डोज एक्सीड ना करें हम, उसके लिए हम इन कॉम्बिनेशंस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन कॉम्बिनेशंस का जो जुडिशियल यूज़ है
जो रैशनल यूज़ है वो अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही कीजिए। मेरे इस वीडियो को देख के आप सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। और एक रिक्वेस्ट और अथॉरिटीज़ से करना चाहूँगा, अगर मेरा ये वीडियो उन अथॉरिटीज़ तक पहुँचे, ड्रग कंट्रोल करने वाले जो अथॉरिटीज़ हैं उन तक पहुँचे, तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम है इसे नॉन प्रिस्क्रिप्शन रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो 650 मिलीग्राम है उसको आप अंडर द एम्बिट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग के लेकर आइए। 650 मिलीग्राम शुड नॉट बी फ्रीली अवेलेबल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, बिकॉज पेशेंट जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है कि 500 मिलीग्राम है या 650 मिलीग्राम है। ज़्यादातर कंपनियों ने जो है 650 मिलीग्राम की फॉर्मुलेशन निकाल रखी है, जो कि लॉन्ग टर्म में टॉक्सिक हो सकती है। और आखिर में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि प्राउडली, आई कैन से प्राउडली, हम जो है 5600 मीट्रिक टन 5600 मीट्रिक टन पैरासीटामोल बनाते हैं इंडिया में हर महीने, और हमारी जो कंजम्पशन है 200 मीट्रिक टन है। एक महीने में पैरासीटामोल हम खा जाते हैं 200 मीट्रिक टन, और बाकी सब एक्सपोर्ट करते हैं। हम लिवर डैमेज के लिए उन दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर देते हैं, और चाइना के बाद हम दूसरे नंबर पे हैं पैरासीटामोल प्रोडक्शन में। ये मुझे इंडस्ट्री सोर्सेज से मिला जो डाटा, उसके अकॉर्डिंगली। और अभी कोविड के बाद कोई सर्वे नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। ये जो पैरासीटामोल कंजम्पशन अब तक मेरे ख्याल से 400-500 मीट्रिक टन हो जाएगा शायद, अगर कोई डाटा नया आएगा लेटेस्ट। ये प्री कोविड डाटा है कि 200 मीट्रिक टन कंजम्पशन है पैरासीटामोल का इंडिया में, जबकि हम बनाते हैं 5600 मीट्रिक टन। तो अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को देखा है तो आपको सबसे पहले थैंक यू बोलूँगा मैं। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके नियर एंड डियर वंस हैं, जो पैरासीटामोल को एक बहुत ही सेफ मेडिसिन मानते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट्स सेफ्टी, अगेन आई एम टेलिंग यू, लेकिन विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ डोज। ठीक है, तो बिल्कुल इसको कैंडी की तरह यूज़ मत कीजिए कि गए दुकान से जैसे एक टॉफ़ी लेते हैं, चॉकलेट लेते हैं, उसकी तरह से ली और खा ली और ठीक है जी सब कुछ ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए। पैरासीटामोल डज हैव इट्स टॉक्सिसिटी, इट डैमेजेस योर लीवर, इट कैन डैमेज योर किडनीज ऑल्सो, बट इन अ हायर डोज। जितनी डोज जो रिकमेंडेड डोज है उस पर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखते हैं हमें, क्योंकि इससे कोई गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्योंकि जल्दी ही ये एक तो मेटाबोलाइज हो जाता है 2 घंटे के अंदर अंदर, दूसरा ये हमारे ब्रेन के अंदर जा कर के फीवर को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस पे हमारा जो थर्मोस्टेट है उसको लोड लेकर आता है ये हाइपोथैलेमस में। तो इसलिए इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं डायरेक्टली विजिबल नहीं है। तो दोस्तों, आपको मेरे इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर मेरे लिए रिवार्ड होगा। और अभी तक फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूंगा और भी वीडियोस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं। अभी मेरे पास बहुत सी रिक्वेस्ट्स आ रही हैं कि ये जो कोविड की वैक्सीनेशन है इसके बारे में कुछ मिथ हैं, और कौन सी वैक्सीन बढ़िया है, कौन सी वैक्सीन का क्या है, उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए मेरे पास व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे रिक्वेस्ट्स आ रही हैं कि मैं वो डिस्कस करूं। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं कोविड की जो भी वैक्सीन्स हैं उसका एक एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा कि जो भी अवेलेबल वैक्सीन्स हैं उसमें से कौन सी वैक्सीन आप ले सकते हैं। तो उस वीडियो को भी मिस मत कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए मेरे चैनल की, ताकि आप कोई भी वीडियो मेरा मिस ना करें, आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मैं कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं करूंगा जो मिसलीडिंग हो, मिसगाइड करती हो। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को भी
चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए आप शेयर कीजिए इस मेरे वीडियो को। थैंक यू।